जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। आदरणीय महोदय, जैसा कि आपने कहा है अध्यक्ष जी, मुझे 9 वर्ष पूर्व यहाँ दिल्ली में एशिया और सुदूर पूर्व संबंधी आर्थिक परिषद के अधिवेशन में भाषण देने का सुअवसर मिला था। भारत सरकार और जनता की ओर से मैं अपने अंचल तथा शेष विश्व के अनेक देशों के गणमान्य प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, जो उस संस्था के नाम में परिवर्तन के बाद उसके पहले सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ आए हैं। मुझे आशा है कि यह परिवर्तन इस बात का संकेत वाहक है कि इस क्षेत्र की समस्याओं के प्रति आपके दृष्टिकोण में भी सुखद परिवर्तन हुआ है। सुदूर पूर्व का प्रयोग औपनिवेशिक युग के अवशिष्टों की ओर संकेत करने वाला था, जबकि विश्व में राष्ट्रों की अवस्थिति का निर्धारण भी पश्चिम के किसी बिंदु विशेष को केंद्र मानकर किया जाता था। नए नाम की स्वागत योग्य एक अन्य विशेषता यह है कि उसमें आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों की अभिन्नता को स्वीकारा गया है। आर्थिक परिवर्तन सामाजिक प्रणालियों को उलट-पुलट कर देता है और इसी प्रकार सामाजिक समस्याओं का प्रभाव आर्थिक प्रगति पर पड़ता है। पाश्चात्य देशों ने अपना दृष्टिकोण तथा अपने मानदंड इतने प्रबल रूप में सबके सामने प्रस्तुत किए हैं कि संपूर्ण विश्व को विवश होकर उनका सामना करने की दौड़ में सम्मिलित होना पड़ा है और इस क्रम में स्थानीय परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं की उपेक्षा हो गई है। क्या सभी देशों के लिए कोई एक ही पैमाना हो सकता है और क्या विभिन्न देशों के निकट अतीत के इतिहास तथा वर्तमान परिस्थितियों की अनदेखी की जा सकती है? गत 20 वर्षों में अधिक प्रगति की माप 1 या 2 संकेत वाहकों द्वारा, जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पादन या प्रति व्यक्ति आय के रूप में की जाती रही है। अब इस तरीके के सही होने के प्रति दुनिया भर में संदेह व्यक्त किया जा रहा है। नागरिकों के संतोष या असंतोष की मात्रा को व्यक्त करने वाला तत्व सकल राष्ट्रीय उत्पादन की दर नहीं है, बल्कि यह है कि विभिन्न वर्गों और प्रदेशों के बीच उसका वितरण किस प्रकार होता है, वातावरण पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है और उससे जीवन की गुणवत्ता का कितना विकास होता है। क्या उत्पादन में वृद्धि की अथक कोशिशों से समृद्ध देशों में संतोष का वातावरण देखने को मिलता है?
लेखक ने आशंका व्यक्त की थी कि धन का संचय होगा और व्यक्तियों का ह्रास। आदरणीय महोदय, एस्केप प्रदेश में अमीर देशों का अभाव है। अधिकांश देश गरीब हैं और वहाँ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। हमारे लोगों के लिए विकास कार्यक्रमों की कोई सार्थकता तभी हो सकती है जब वे उनकी गरीबी दूर करने के लिए सीधे योग दे। उत्पादन में वृद्धि के कोई मायने तभी होंगे जब उनके द्वारा सबसे निचले स्तर पर जीवन यापन करने वालों का स्तर ऊंचा उठे। गरीबी पर प्रहार करने के लिए मुट्ठी भर लोगों द्वारा अधिक खपत की जगह सामाजिक खपत में वृद्धि की आवश्यकता है। हम इस वर्ष भारत में योजना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं और गणराज्य के भी इतने ही वर्ष हो रहे हैं। इस चौथाई शताब्दी में हमारी अर्थव्यवस्था ने आत्मनिर्भर विकास के योग्य तकनीकी क्षमता प्राप्त कर ली है। हमारा अनाज का उत्पादन 2 गुना हो गया है और औद्योगिक उत्पादन 3 गुना। लेकिन इस अतिरिक्त उत्पादन के वितरण में असमानता के कारण लोगों की आशाएं तीखे ढंग से जाग उठी हैं और सामाजिक तनाव पैदा हो गए हैं। यही कारण है कि हमें सिंचित क्षेत्रों में और बड़े किसानों की सहायता से सघन कृषि के अपने कार्यक्रम के पूरक प्रयास के रूप में शुष्क क्षेत्रों में और सीमांत कृषकों की सहायता प्राप्त करने वाले विशेष कार्यक्रम बनाने पड़े हैं। हाल के दशकों के अनुभव से विकास और सामाजिक न्याय में संतुलन बनाए रखने का महत्व उजागर हो गया है। इतने अधिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और वाद विवादों के बावजूद अब भी समस्याओं को अलग अलग खानों में रखकर देखा जाता है, न कि उनकी समग्रता में। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मूल समस्याओं की कीमत पर सामूहिक या संकीर्ण राष्ट्रीय हितों का पोषण किया जाता है। मुझे अभी हाल में ऊर्जा संबंधी एक अद्भुत और व्यापक अध्ययन को देखने का मौका मिला है, जिसे अमेरिका की एक टोली ने इस आधार पर किया है कि धरती, उसके ऊर्जा के स्रोत तथा धरती पर मौजूद प्रत्येक वस्तु का एक ही कार्यात्मक इकाई और उसे किसी भी उद्देश्य के लिए इस समग्रता की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यही बात अन्य साधनों के मामले में भी सच है। दृश्य और अदृश्य आर्थिक शक्तियाँ इतनी बलवती होती हैं कि कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना अपनी घरेलू समस्याओं का स्वयं समाधान
करने की स्थिति में नहीं है और भविष्य